हे एवरीवन, दिस इज सजल जोशी और इस वीडियो में हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज जो कि था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसको पूरा ए टू जेड कंप्लीट करने वाले हैं। मेरे को लगा यार इसको 3 पार्ट्स में खींचने की जरूरत नहीं है, 2 पार्ट्स में चैप्टर हम बढ़िया करके कंप्लीट कर लेंगे। तो आप कॉपी पेन निकाल लेना। और हाँ, मैंने जो इसके नोट्स की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, जो अपडेट करें नोट्स, क्योंकि प्रीवियस जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें मैंने जितना पढ़ाया था सिर्फ उतने के ही नोट्स दिए हैं। तो अब पूरा जब चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो उसके साथ पूरे नोट्स मैंने दे रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया तो यार प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट तक टॉपिक्स कवर अप करे थे। अब जो हमारे टॉपिक्स बचते हैं वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और कुछ कोऑर्डिनेशन और फंक्शंस बचा है, उसको हम इस चैप्टर में पूरा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक बचा है वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखो, इसमें हम देखेंगे कि भैया मैनेजमेंट है क्या एक्चुअल में, क्योंकि कुछ ऑथर बोलते हैं कि ये आर्ट है, कुछ ऑथर बोलते हैं कि ये साइंस है, कुछ ऑथर बोलते हैं कि ये प्रोफेशन है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि भैया एक्चुअल में है क्या ये। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जगह पे रखेंगे आर्ट को, फिर उसके फीचर्स को हम लोग कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ कि क्या ये प्रेजेंट है, तो फिर हम बोलेंगे कि ये आर्ट है या नहीं। सिमिलरली साइंस के साथ और सिमिलरली हम लोग प्रोफेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे, राइट। तो स्टार्ट सबसे पहले हम लोग करते हैं आर्ट के साथ। पहले समझते हैं आर्ट होता क्या है। देखो, आर्ट एक जनरल सेंस में जो कला आपके पास होती है उसी को हम लोग आर्ट बोलते हैं। आप डांस अच्छा करते होगे, आप सिंगिंग अच्छी करते होगे, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते होगे, तो वो आपकी कला है जो आपके पास अवेलेबल है। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है, इट इज डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज देखना अभी बहुत ज्यादा यूज होने वाला टर्म। इसका मतलब है कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल या फिर बुक्स अवेलेबल हैं। तो हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिसको पढ़ के हम लोग आर्टिस्ट बन सकते हैं किसी भी चीज के। लेकिन यहां पे आपको क्या चाहिए, साथ साथ आपको स्किल चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए एंड काफी सारी प्रैक्टिस चाहिए उसमें परफेक्ट बनने के लिए। तो आर्ट क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिससे आप आर्टिस्ट बन सकते हो, लेकिन साथ में आपको स्किल, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस चाहिए अगर आपको उसमें परफेक्ट बनना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या फीचर्स होते हैं आर्ट को, फिर उसको कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ। तो सबसे पहला फीचर जो है वो बोल रहा है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी मैंने बताया हमारे पास अच्छा खासा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है आर्ट में जिसको पढ़ के हम लोग आर्टिस्ट बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम म्यूजिक की बात कर रहे हैं तो हमारे पास काफी सारी बुक्स अवेलेबल है राग से रिलेटेड, यानी सारे गामा पाधा निसा। तो क्या भैया मैनेजमेंट में भी बुक्स अवेलेबल है, क्या उसमें स्टडी मटेरियल अवेलेबल है? हाँ, उसमें भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिसको पढ़ के आप मैनेजर बन सकते हो। तो ये फीचर प्रेजेंट है। क्या बोल रहा है, इन आर्ट सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जैसे कि राग्स की हमारे पास काफी सारी बुक्स होती हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी हमारे पास क्या होता है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। दैट मीन्स ये फीचर मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए मैंने यहां पे टिक लगा रखा है। सेकंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब देखो, जो आर्टिस्ट है उसने सेम जो बोले हमने राग उससे लर्न करे, सारे गामा पाधा निसा, बट एट द एंड ऑफ द डे हर आर्टिस्ट उसको अलग तरीके से अप्लाई करता है। कोई उसको रैप में गाता है, कोई उसको लोफी वर्जन में गाता है, कोई उसको बहुत ज्यादा इमोशनल वे में गाता है। यानी हर बंदा सेम चीज को डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर रहा है। तो आर्ट में ऐसा होता है। क्या भैया मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? हाँ भैया, मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि भैया जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो सेम ही थ्योरीज और सेम ही प्रिंसिपल्स लर्न करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो उसको डिफरेंटली अप्लाई करते हैं अपने हिसाब से। तो यहां पे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। यही है कि यहां पे एवरी आर्टिस्ट सेम जो बोलते हैं हम लोग स्किल को लर्न करता है बट अप्लाई करता है डिफरेंट वे पे, जैसे कि उसने सेम राग को लर्न करा बट डिफरेंटली अप्लाई करा। सिमिलरली मैनेजमेंट भी अलग अलग तरीके से उसको अप्लाई करता है जो भी प्रिंसिपल्स वो लर्न करता है। तो क्या ये फीचर प्रेजेंट है? हाँ, ये फीचर प्रेजेंट है, इसलिए मैंने टिक लगा रखा है। लास्ट फीचर आर्ट का है, इसके बाद है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। यानी ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है, आपको परफेक्शनिस्ट बनना है, तो आपको कॉन्टिन्यूसली उसको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा एंड क्रिएटिविटी अपनी लगाते रहनी पड़ेगी। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी जिस बंदे ने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करा है, उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है, तो उसकी मैनेजर स्किल्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड होती है। तो यही बोल रहा है, आर्टिस्ट को रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर उसको फाइन और परफेक्ट बनना है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो अपनी परफेक्शन को खो देगा। सिमिलरली जो एक्सपीरियंस मैनेजर है वो काफी अच्छे से स्किल्स को मैनेज कर सकता है और मैनेजर स्किल्स को अप्लाई कर सकता है। तो दोनों में क्या प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी चाहिए? हाँ, दोनों में चाहिए प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, इसीलिए मैंने यहां पे टिक लगा रखा है। दैट मींस तीनों फीचर जो आर्ट के हैं वो प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर। तो इससे क्या निकल के आया कि भैया मैनेजमेंट एक आर्ट ही है। तो यही बोल रहा है, मैनेजमेंट के जितने भी फीचर्स हैं वो सिमिलर हैं आर्ट के फीचर्स से, इसीलिए मैनेजमेंट क्या है,
एक आर्ट है। सिमिलर सा आंसर आ गया कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, बिकॉज हमने तीनों फीचर्स मैच करवा दिए। तो पहला हमने बोल दिया कि भैया मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब सेकंड है मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो पहले हम समझ लेते हैं साइंस होता क्या है। बढ़िया करके सिलेबस निपटाते हैं, टेंशन नहीं लेना, बढ़िया करके इस वीडियो के अंदर हम पूरा कवर अप करेंगे। तो पहली बात, साइंस क्या होता है भैया? साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी हमारे पास यहाँ पे काफी अच्छा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिसको पढ़ के हम लोग साइंस की नॉलेज को गेन कर सकते हैं बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड फैक्ट्स। यानी साइंस जितने भी प्रिंसिपल्स निकालता है वो सच होते हैं एंड कुछ फैक्ट के बेसिस पे होते हैं। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ ग्रेविटी आपने सब नहीं पता यार, ये बोलता है कि अगर ये क्यूब मैं यहां फेंकूं इंडिया में तो भी ये नीचे गिरेगा, अगर यही क्यूब मैं चाइना में जाके फेंकता हूं तो भी गिरेगा, पाकिस्तान में फेंकूंगा तो भी गिरेगा। यानी एक सच्चाई है और एक ये फैक्ट है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो साइंस क्या, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो ट्रूथ और फैक्ट के बेसिस पे डील करता है। अब हम देख लेते हैं फीचर्स क्या है साइंस के, फिर उसको साथ साथ कंपेयर कर लेंगे मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ। सबसे पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मैंने बताया कि हमारे पास अच्छा खासा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिसको पढ़ के हम लोग साइंस की नॉलेज को गेन कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिसको पढ़ के हम लोग साइंस की नॉलेज को गेन कर सकते हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट में हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिसको पढ़ के हम लोग मैनेजर बन सकते हैं। तो क्या ये फीचर प्रेजेंट है? हाँ भैया, ये फीचर हमारा प्रेजेंट है, राइट। उसके बाद सेकेंड है हमारा प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। यानी साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं, जितने भी फैक्ट्स निकल के आते हैं, जैसे मैंने यही बताया भी आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये एक बार एप्पल गिरा, उसके बाद बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करे, बहुत अलग अलग जगह पे एक्सपेरिमेंट्स करे, उसके बाद ही हमने बोला कि लॉ ऑफ ग्रेविटी एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो काफी सारे इसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एंड काफी सारे इसमें हमें ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ती है। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। काफी एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बाद करा जाता है। मैनेजमेंट में भी देखो हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। और आपको ही पता है यार कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, आज कुछ और है कल कुछ और है, कल आपका दोस्त है कल ही आपका दुश्मन बन जाएगा। तो ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंजिंग है, तो ऑब्जर्वेशंस कभी भी सक्सेसफुल हर उसमें नहीं आते। तो क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस बट इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, और वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। तो ये फीचर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा रखा है। तो जब आप नोट कर रहे हो साथ साथ, तो साथ में आगे से क्रॉस लगा लेना, लिख देना इट इज नॉट प्रेजेंट। उसके बाद थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह पे सेम रिजल्ट देते हैं। तो क्या भैया मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है? देखो नहीं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को हमेशा अपने प्रिंसिपल्स को चेंज करते रहना होता है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन। कभी कोई सिचुएशन डिमांड करती है कोई अलग प्रिंसिपल लगाने का, उसको कुछ मॉडिफाई करने का, तो वो चीज इसमें होती है। बट साइंस में ऐसा नहीं होता है, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है तो उसको चेंज नहीं कर सकते। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट एज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। उसकी तरह एग्जैक्ट नहीं है, उसको मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। तो क्या ये फीचर प्रेजेंट है? ये फीचर प्रेजेंट नहीं है, दैट मींस यहां पे मैंने क्रॉस लगा रखा है। तो यहां पे मैंने देखा कि पहला फीचर प्रेजेंट है, बाकी के दो फीचर प्रेजेंट नहीं है। तो क्या बोल रहा है, ऑल फीचर्स आर नॉट प्रेजेंट, सारे फीचर्स प्रेजेंट नहीं है। हेंस मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, या फिर साइंस नहीं है इनएग्जैक्ट साइंस है, या फिर आप इसको सोशल साइंस भी बोल सकते हो। बट बात यह है कि ये साइंस नहीं है क्योंकि एक फीचर प्रेजेंट है और बाकी दो प्रेजेंट नहीं है। तो हमने देख लिया साइंस के बारे में कि भैया मैनेजमेंट एक साइंस नहीं है। उसके बाद मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब हम लोग देखेंगे प्रोफेशन और उसके फीचर्स को उसके साथ कंपेयर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, देखो प्रोफेशन होता क्या है। प्रोफेशन कोई भी एक ऐसी ऑक्यूपेशन होती है, जॉब होती है, जिसको अगर आपको करना है तो आपको उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें जो एंट्री होती है रेस्ट्रिक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लॉयर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है। अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको LLB करनी पड़ेगी, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS करना पड़ेगा। दैट मीन्स एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन या कोई भी आपके डिग्री के थ्रू। तो यही बोल रहा है, ये एक ऑक्यूपेशन है यानी जॉब है जिसमें आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग चाहिए, एंड जिसमें एंट्री क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है थ्रू आप बोल लो कोई भी एग्जामिनेशंस के या डिग्री के थ्रू, राइट। अब हम देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं प्रोफेशन के। पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज और सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दोनों एक ही चीज है, यानी यहां पे हमारे पास अच्छा खासा ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिसको पढ़ के हम लोग प्रोफेशनल्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें डॉक्टर बनना है तो हमारे पास MBBS की पूरी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर हमें लॉयर बनना है तो हमारे पास LLB की पूरी पढ़ाई अवेलेबल है जिसको पढ़ के हम लोग प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, इन प्रोफेशन सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल विच इज यूज्ड टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, तो हमें पता है मैनेजमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल है कि उसको पढ़ के हम लोग मैनेजर बन सकते हैं। तो क्या ये फीचर प्रेजेंट है? हाँ भैया, ये फीचर प्रेजेंट है क्योंकि दोनों में हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। बेसिक सा पॉइंट था, वही बोल रहा है, इसमें भी सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सेकंड है हमारे पास
रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, वही बात बोल रहा हूं, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको एलएलबी करना पड़ेगा। दैट मींस यहां पे एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है थ्रू अ एग्जामिनेशंस और थ्रू अ डिग्री। तो यही बोल रहा है एंट्री इन अ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू डिग्री और एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस की डिग्री चाहिए। तो क्या भैया किसी बंदे को अगर मैनेजर बनना है तो उसको कोई डिग्री की जरूरत है? देखो मैनेजर बनने के लिए आपको कोई भी डिग्री और एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी बंदा मैनेजर बन सकता है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी डिग्री, राइट। हाँ, आज के टाइम पे कहीं ना कहीं ये प्रेफर करा जाता है कि जिसके पास एमबीए की डिग्री हो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, बट बात वही निकल के आती है एट द एंड ऑफ द डे कि वो कंपलसरी नहीं है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। सो बट नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिग्री और एग्जामिनेशन फॉर बिकमिंग अ मैनेजर। मैनेजर बनने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या है, ये फीचर प्रेजेंट नहीं है, दैट इज वाई मैंने यहां पे क्रॉस लगा रखा है, राइट। उसके बाद थर्ड है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी हर प्रोफेशन के लिए कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डॉक्टर्स के लिए तो हमारे पास एमसीआई दैट इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अवेलेबल है। अगर हम बात करें लॉयर्स के लिए तो हमारे पास बीसीआई दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया अवेलेबल है। और यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि उसके साथ रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। अगर आपने रजिस्टर नहीं करा तो आप अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो क्या बोल रहा है, फॉर ऑल प्रोफेशंस प्रोफेशनल एसोसिएशंस आर अवेलेबल इन विच एवरीवन हैज टू रजिस्टर। ये कंपलसरी है कि रजिस्टर करना पड़ेगा तभी आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। देखो मैनेजमेंट में भी हमारे पास प्रोफेशनल एसोसिएशन अवेलेबल है, जैसे कि AIMA दैट इज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। बट एट द एंड ऑफ द डे बात ये निकल के आती है कि इसके साथ आपको रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है। तो यही बोल रहा है मैनेजमेंट के लिए हमारे पास AIMA दैट इज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन अवेलेबल है, बट नॉट कंपलसरी टू रजिस्टर। रजिस्टर करना कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। तो ये फीचर क्या प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, यानी जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है ना हर उस प्रोफेशन के लिए उन्हें कुछ एथिकल कोड बना रखे हैं। जैसे अगर हम बात करें डॉक्टर्स के लिए तो बोला है कि आप ओवर प्राइस नहीं करोगे, आप मेडिसिन के प्राइसेस ज्यादा नहीं लोगे। तो कुछ ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं जिसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही बोल रहा है प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैज डेवलप्ड सम एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट उन्हें बना रखे हैं जिसको कंपलसरी है फॉलो करना प्रोफेशनल्स के लिए। तो क्या भैया मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं जिसको फॉलो करना जरूरी है? देखो हाँ, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट अवेलेबल है, बट एट द एंड ऑफ द डे बात वही निकल के आती है कि आपको रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है, तो अब उसके एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को लीगली फॉलो करना भी कंपलसरी नहीं है। तो क्या हम बोल सकते हैं फीचर प्रेजेंट है? ये फीचर प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो लास्ट फीचर जो हमारा इसके अंदर है वो है सर्विस मोटिव, यानी जो भी हम प्रोफेशन की बात करते हैं उसमें मेन एम हमारा होता है कि हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम लॉयर की बात कर रहे हैं तो उसका काम है उसको जस्टिस प्रोवाइड करना। अगर हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं तो उसका काम है लोगों को मदद करना इन टर्म्स ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट्स। तो मेन एम क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। बट अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें पता है कहीं ना कहीं उसका मेन एम होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। तो क्या यहां पे निकल के आ रहा है? प्रोफेशंस मेन एम इज टू प्रोवाइड सर्विस, यानी उनका मेन एम क्या होता है कि हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है। वेयर एज मैनेजमेंट का मेन एम क्या होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। कहीं ना कहीं अब ऐसा नहीं होता है, अब चीजें बदल रही हैं, बट एट द एंड बात ये निकल के आती है कि अभी ये चीज फीचर यहां पे प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि यहां पे ये मैच नहीं करता है। तो ये 5 फीचर हमने पढ़े प्रोफेशन के अंदर, 1 2 3 4 और ये 5। इसके बेसिस पे हमने बोला कि सिर्फ एक फीचर था जो मैच कर रहा था मैनेजमेंट के साथ। तो यहां पे क्या लिखा है देखो, ऑल फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट मैच विद द प्रोफेशन। सारे फीचर्स मैच नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स मैनेजमेंट इज नॉट प्रोफेशन, यानी मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोफेशन नहीं है। मैनेजमेंट को पढ़ा कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं, फिर हमने देखा कि मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं, उसके बाद हमने देखा कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं। आप मेरे को कमेंट डाउन करके बताना कि ये चीज सही है या नहीं। मैनेजमेंट आर्ट है तो लिखना मैनेजमेंट इज एन आर्ट, नहीं है तो लिखना मैनेजमेंट इज नॉट एन आर्ट। तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर देना। एक छोटा सा टारगेट रखते हैं यार 25 कमेंट्स का, अगर वो फुलफिल हो पाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है। तेरे को क्या लगता है भाई, तीर्थ आएंगे नहीं आएंगे 25 कमेंट्स? मुश्किल है, चल देखते हैं यार, ठीक है। आप कर देना कमेंट्स अपनी श्रद्धा से। तो ये 3 आप मेरे को कमेंट करके बता देना। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है वो आते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी जो मैनेजर्स काम करते हैं वो 3 लेवल पे काम करते हैं। एक होते हैं टॉप लेवल, एक होते हैं मिडिल लेवल और एक होते हैं लोअर लेवल। देखो लोअर लेवल को हम लोग ऑपरेशनल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। पहले हम डिस्कस करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में। बहुत बेसिक सा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है भी नहीं।
तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन होता है? जिसमें जो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं वो काम करते हैं, एंड इनके पास क्या होती है? सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है। सबसे ज्यादा अथॉरिटी मतलब इनके पास सबसे ज्यादा पावर होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो क्या बोल रहा है? इट इंक्लूड्स सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दीज हैव द मैक्सिमम अथॉरिटी। इनके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। इसके अंदर आते कौन कौन है? इसके अंदर जितने भी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर, सीएफओ, चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गए, सीईओ से रिलेटेड जितने भी आते हैं वो तो आते ही आते हैं। उसके साथ जितने भी चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो आते हैं टॉप लेवल के अंदर। ये याद रख लेना इंपॉर्टेंट है, राइट? अब भैया आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ पे येलो में जर्नल मैनेजर क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जितने भी मैनेजर्स होते हैं ना वो मिडिल लेवल पे आते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा जर्नल मैनेजर ही होता है जो टॉप लेवल के अंदर आता है। इसलिए अगर केस स्टडी में आए कि जर्नल मैनेजर किस में आता है तो वो आपको याद रखना है कि टॉप लेवल में आता है, क्योंकि बाकी सारे मैनेजर मिडिल लेवल पे आते हैं, सिर्फ जर्नल मैनेजर जो है वो टॉप लेवल पे आता है। अब इसके हमें सिर्फ फंक्शंस देखने हैं। देखो कुछ बेसिक फंक्शन से परफॉर्म करता है, बहुत इजी से हैं। सबसे पहला डिटरमाइन करना जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो भी गोल्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, वो टॉप लेवल करेगा। सेकंड, जितनी भी प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम करनी होगी उसको अचीव करने के लिए वो टॉप लेवल करेगा। उसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करनी होगी मिडिल लेवल के लिए, यानी टॉप लेवल के बाद आता है मिडिल लेवल, तो उसकी जितनी भी एक्टिविटीज है वो कौन ऑर्गेनाइज करता है? टॉप लेवल। उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक चलती रहे, प्रॉफिट कमाती रहे, वो किसका काम होता है? फंक्शन, वो होता है टॉप लेवल का। उसके बाद लास्ट है एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट्स, यानी ये एनालाइज करता है कि बाहर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं एंड उसके हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं एंड क्या हम चेंजेस कर सकते हैं सो दैट हम सर्वाइव कर सके। सो ये बेसिक से 5 हमारे पास फंक्शंस होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के, कुछ भी ऐसा डिटेल में नहीं है। उसके बाद जो हमारा सेकंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट आता है वो आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। देखो ये जस्ट टॉप लेवल के नीचे वाला ही होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनके पास कंपैरेटिवली थोड़ी कम अथॉरिटी होती है। तो ये क्या बोल रहा है? इसके अंदर आते हैं जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनके हेड जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? मिडिल लेवल के अंदर। साथ साथ जितने भी मैनेजर्स होते हैं, जैसे परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, वो भी इसी के अंदर आते हैं। तो क्या क्या आते हैं? डिपार्टमेंटल हेड्स, जैसे परचेज डिपार्टमेंट के हेड, सेल्स डिपार्टमेंट के हेड, वो इसके अंदर आते हैं। सिमिलरली मैनेजर्स की अगर हम बात करें, फाइनेंसिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, वो किसके अंदर आते हैं? मिडिल लेवल के अंदर। अब यहां पे एक चीज और नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट, कि मैंने लिखा है प्लांट सुपरिंटेंडेंट, यानी जितने भी सुपरिंटेंडेंट होते हैं वो वैसे तो लोअर लेवल पे आते हैं, बट अगर उसके आगे आपको प्लांट लिखा हुआ दिख जाए तो याद रख लेना कि वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आता है, क्योंकि बाकी सारे हमारे लोअर लेवल पे आते हैं, बस प्लांट वाला ही हमारा मिडिल लेवल पे आता है, राइट? तो ये हमारे हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसमें जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं और जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, एंड इनके पास कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम पावर होती है एज कंपेयर टू टॉप लेवल। इसके कुछ बेसिक से फंक्शंस हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास है इंटरप्रिटेशन ऑफ टॉप लेवल पॉलिसीज टू लोअर लेवल, यानी जो टॉप लेवल ने कुछ पॉलिसीज बना के दी हैं लोअर लेवल के लिए, उसको बताता है कि टॉप लेवल ने आपसे ये करने के लिए कहा है, उसको इंटरप्रेट करता है। सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट, यानी जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, उन सबकी अपनी अपनी एक्टिविटीज को ये खुद ऑर्गेनाइज करता है। उसके बाद है अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज, यानी जितनी भी स्टाफिंग करनी होती है, एम्प्लॉयज को हायर करना होता है, वो किसका काम होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। उसके बाद मोटिवेट लोअर लेवल एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट, यानी मोटिवेट करता है जो उससे नीचे होते हैं लोअर लेवल एम्प्लॉयज, उनको मोटिवेशन करने का भी ये काम करता है। उसके बाद लास्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर मतलब जितने भी लोग लोअर लेवल पे काम करते हैं उसको हम लोग फर्स्ट लाइन मैनेजर्स ही बोलते हैं। तो जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, राइट? तो ये बेसिक से हमारे 5 फंक्शंस हैं जो कि मिडिल लेवल के अंदर आते हैं। आप नोट कर लेना, इसके अंदर ना कभी भी डिटेल में जाने का ट्राई मत करना, जितना पॉइंट लिखा है सिर्फ उतना ही आता है हमेशा, राइट? तो ये हमने देखे फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल। अब हमारा लास्ट लेवल जो है वो है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट क्या है? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नाम से पता चल रहा होगा जो सबसे नीचे काम कर रहे हैं एंड इनके पास जो अथॉरिटी होती है वो सबसे कम होती है, यानी इनके पास सबसे कम पावर होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अंदर आते कौन है? इसके अंदर वो बंदे आते हैं जो एक्चुअल में वर्कर से डील करते हैं। एक जगह पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे एक्चुअल में कौन डील करते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग, राइट? तो ये क्या करते हैं? दे डील विद द एक्चुअल वर्कर्स, यानी जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं उससे ये लोग डील करते हैं। इसके अंदर आते कौन कौन है? जितने भी सुपरवाइजर्स हो गए, सुपरवाइज करते हैं जो वर्कर्स को। उसके बाद सुपरिंटेंडेंट, यानी ये भी वही होते हैं जो कहीं ना कहीं वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं। एंड लास्ट में हमारे होते हैं फोरमैन।
फोरमैन देखो ये जो होते नहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे पीली टोपी पहन के घूमते रहते हैं, जो देखे होंगे आपने, जो चार्ट लेके घूमते रहते हैं, वो वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो हमारे इसके अंदर आते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या बोला है, दीज हैव द लीस्ट अथॉरिटी, इनके पास सबसे कम पावर होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अगर लिखने को आता है तो ये 3 पॉइंट आप लिख देना। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिक से फंक्शंस है। सबसे पहला है शोइंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स टू मिडिल लेवल, यानी जितने भी लोग काम कर रहे हैं एक्चुअल में वर्कर्स, उनकी प्रॉब्लम्स को रखता है मिडिल लेवल के सामने। देखो चार्ट कुछ इस तरीके से समझना, सबसे नीचे जो एक्चुअल में वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, उसके बाद हमारे यहां पे आता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद हमारे पास आता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और सबसे ऊपर हमारे पास क्या आता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो जितनी भी वर्कर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं वो लोअर लेवल लगता है मिडिल लेवल के सामने, जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, ग्रीवेंसेस होती हैं। उसके बाद है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद वर्कर्स, यानी वर्कर्स के साथ अच्छे रिलेशन रखने का वो ट्राई करता है एंड अच्छी वर्किंग कंडीशंस उनको प्रोवाइड करता है। उसके बाद एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, यानी लोअर लेवल ये एंश्योर करता है कि जो वर्कर जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए गए हैं नहीं दिए गए हैं, और उनकी सेफ्टी बरकरार रखना इसका फंक्शन होता है लोअर लेवल का। उसके बाद एंश्योर्स द क्वालिटी इज गुड, यानी ये एंश्योर करता है जो वर्कर्स प्रोडक्ट बना रहे हैं वो जो उसकी क्वालिटी आ रही है वो अच्छी है या नहीं, तो वो भी एंश्योर करना किसका काम होता है, लोअर लेवल का। लास्ट है बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स, यानी जो वर्कर्स है उनके मोरल को या उनको मोटिवेट कौन करता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो लोग काम करते हैं। तो ये बेसिक्स है, हमारे पास 5 पॉइंट्स थे फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने क्या डिस्कस करा यहां पे, हमने डिस्कस करे 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। क्या थे 3 लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, राइट। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है जो बोलता है विच लेवल परफॉर्म्स विच फंक्शंस। फंक्शंस मैंने बताए थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ये पूछ रहा है कि कौन से लेवल का मैनेजर कौन से फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो हम बात करें अगर टॉप लेवल की, तो जितनी भी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो टॉप लेवल ध्यान देता है। उसके बाद जो मिडिल लेवल है वो स्टाफिंग और कोऑर्डिनेशन पे ध्यान देता है। मैंने बताया था ना मिडिल लेवल का फंक्शन क्या होता है, एम्प्लॉइज को हायर करना, तो स्टाफिंग पे ध्यान देता है और कोऑर्डिनेशन पे। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल बना के चलना, ये भी एक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, इसको हम लास्ट में भी कवर अप करेंगे। बस आप इतना याद रख लो कि जितने भी लोगों को हायर करना होता है और जितना भी तालमेल बना के चलना होता है वो किसका काम होता है, मिडिल लेवल का। उसके बाद लोअर लेवल किस पे फोकस करता है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में। डायरेक्टिंग मतलब वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है किसको, जितने भी हमारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको डायरेक्टली। उसके बाद कंट्रोलिंग यानी इंश्योर करता है जो भी काम हो रहा है अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है नहीं हो रहा है, जो एक्चुअल टारगेट्स हैं वो प्लान परफॉर्मेंस के हिसाब से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, तो वो किसका काम होता है, वो काम होता है लोअर लेवल का। अभी हम इसको समझेंगे डिटेल में, बट हमें सिर्फ बेसिक चीजें समझनी है कि इन लोगों का कौन से फंक्शन का काम होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो हमारे पास टोटल 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इस चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेने वाले हैं, बिकॉज इसके सेपरेट चैप्टर्स हमारे पास अवेलेबल है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो सिर्फ ओवरव्यू लेने के लिए हमें समझना है चीजों को होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग की। सबसे पहला काम मैनेजर का क्या होता है, उसको प्लान करना होता है कि उसको क्या गोल्स अचीव करने हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्लानिंग की डेफिनेशन क्या बोलती है, इट रिफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में सोच के चलना कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और उस चीज को कौन करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि हमको 100 बिस्किट प्रोड्यूस करना है, तो पहले हमने डिसाइड करा कि हमको क्या प्रोड्यूस करना है, उसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे, उसको हमें कब प्रोड्यूस करना है एंड उसको प्रोड्यूस करेगा कौन, क्या लेबर्स प्रोड्यूस करेंगे या मशीन्स प्रोड्यूस करेगी, ये डिसाइड करने को हम लोग जनरल सेंस में बोलते हैं प्लानिंग। उसके बाद ये बोलता है इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। मतलब अभी हमने सिर्फ 0 बिस्किट प्रोड्यूस कर रखे हैं और हमें प्रोड्यूस कितने करने हैं, 100 बिस्किट प्रोड्यूस करने हैं। तो इसके बीच का जो ब्रिज होता है जो हमें उस टारगेट को अचीव करने में हेल्प करता है वो क्या होती है, वो होती है प्लानिंग। तो यही लिखा है इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच, उसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग, जो कि फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, राइट। उसका सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले हमने प्लान कर लिया कि हमको करना क्या है, अब उसको करने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज की भी तो जरूरत पड़ेगी, उन रिसोर्सेज को अरेंज करने को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। अब इसके अंदर क्या होता है ना, हम आगे पढ़ेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप होता है। वो क्या बोलता है कि उसमें हम लोग काफी सारे डिपार्टमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एंड वहां पे हम लोगों को फिट करते हैं और उनको काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो काम हो सके। तो ऑर्गेनाइजिंग का जो बेसिक मतलब हमको समझना है कि हमें रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है या फिर अरेंज करना है और हमें डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करना है सो दैट वो काम हो सके, राइट। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजिंग। उसका जो थर्ड फंक्शन हमारे पास आता है
वो बोलता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब होता है अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमको क्या करना है, हमने रिसोर्सेज भी अरेंज कर लिए, अब लोग भी तो चाहिए होंगे काम करने के लिए, तो स्टाफिंग क्या बोलता है, उन लोगों को हायर करो। इसके अंदर क्या आता है, इट इन्वॉल्व्स रिक्रूटिंग, मतलब उनको अट्रैक्ट कराना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे, फिर उनको सेलेक्ट करना, फिर उनको अपॉइंट करना एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एम्प्लॉइज को। तो ये सब आता है स्टाफिंग के अंदर। बेसिकली मतलब यही है कि एम्प्लॉइज को हायर करने का। उसके बाद बोल रहा है इट इज रिलेटेड विद ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जितने भी लोग काम कर रहे हैं ह्यूमंस हैं उनसे रिलेट करता है स्टाफिंग फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है वो है डायरेक्टिंग। अब हमने लोगों को भी हायर कर लिया, अब बारी आती है उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना कि भैया आपको ये काम करना है, तो उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना, उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करना, वो आता है डायरेक्ट करने के अंदर या डायरेक्टिंग के अंदर। सो इट इन्वॉल्व्स इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना एंड मोटिवेशन प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज को ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ क्या कर सकें, परफॉर्म कर सके किसी भी काम को। मैनेजर्स एक्ट एज अ लीडर एंड गाइड द एम्प्लॉयज, वो लीडर की तरह काम करता है और उनको गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है एज अ लीडर। उसके बाद जो लास्ट हमारा आता है वो आता है कंट्रोलिंग फंक्शन। देखो कंट्रोलिंग फंक्शन ये इंश्योर करता है कि सारा काम अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है एंड फाइनली ये चाहता है कि जितना भी हमने प्लान करा है टारगेट को उतना हम लोग एक्चुअल में अचीव कर पाए। फॉर एग्जांपल समझना कि हमने सोचा था कि हम 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करेंगे, बट बाय डिफॉल्ट हम लोग सिर्फ और सिर्फ 800 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पाए। तो कंट्रोलिंग फंक्शन क्या करेगा यहाँ पे, वो पहले देखेगा कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, 200 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद वो देखेगा कि भैया इसका रीजन क्या है, ये 200 यूनिट कम क्यों बने, उसका रीजन फाइंड आउट करेगा एंड फाइनली उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा कि कैसे इस डिफरेंस को हम लोग कवर अप कर सके। तो वही इंश्योर करता है कंट्रोलिंग फंक्शन। तो ये क्या बोल रहा है, दिस फंक्शन ट्राइज टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस हमने सोची है एंड जो निकल के आई है उन दोनों को मैच करने का ट्राई करता है। इट फाइंड्स द डिफरेंसेस फाइंड आउट करता है एंड उनके रीजन को फाइंड आउट करता है एंड फाइनली सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है ताकि ये डिफरेंसेस हमारे उसमें ना अकर हो। राइट, तो ये बोलता है कंट्रोलिंग फंक्शन। तो ये हमने पढ़े बेसिकली 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इसको हम डिटेल अभी आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट यहां पे हमें सिर्फ एक ओवरव्यू लेना था। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वो है कोऑर्डिनेशन, जो कि इसके बाद हम डिस्कस करते हैं और वो लास्ट टॉपिक है। तो लास्ट टॉपिक जो हमारा बचता है वो है कोऑर्डिनेशन। देखो कोऑर्डिनेशन का जनरल में मतलब यही होता है कि सब चीजों को साथ में लेके चलना और तालमेल बना के चलना एक दूसरे से, तो उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। डेफिनेशन क्या बोल रही है, इट इज अ प्रोसेस by which manager synchronizes the activities of different departments। synchronizes मतलब साथ में लेके चलना जितनी भी एक्टिविटीज है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, यानी हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, आपको पता है सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। उसको साथ में लेके चलने को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। सो इट इज अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर synchronizes the activities of different department is known as कोऑर्डिनेशन। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। फिर बोल रहा है इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी जितने भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इसको एक साथ बांध के कौन रखता है, कोऑर्डिनेशन ही इन सबको एक साथ बांध के रखता है, ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, या हम बोल सकते हैं एक एसेंस है मैनेजमेंट की। एसेंस मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा एसेंशियल हो और उसके बिना काम ना चल पाए। तो यहां पे क्वेश्चन राइज होता है कि ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों है। इसके 3 रीजन छोटे से हैं। सबसे पहला है नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी जितने भी फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इनको परफॉर्म करने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन इनके बीच में चाहिए एट एनी कॉस्ट। क्योंकि आपने एक बार चीजें प्लान कर ली, उसी हिसाब से तो आप चीजें ऑर्गेनाइज करोगे, फिर उसी हिसाब से लोगों को आप हायर करोगे, तो आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए उसके बीच में। तो यही ये बोलना चाह रहा है कि जितने भी फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इनके बीच में आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए, तभी काम बन पाएगा। सेकेंड बोल रहा है रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, यानी ये टॉप लेवल को भी चाहिए होता है, मिडिल लेवल को भी चाहिए होता है, लोअर लेवल को भी चाहिए होता है। टॉप लेवल की अगर हम बात करें, उनको करनी पड़ती है कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की होती है। मिडिल लेवल की बात करें तो उनको कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है एक्टिविटीज अपने अपने डिपार्टमेंट्स की। और अगर हम लोअर लेवल की बात करें तो उनको कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है एक्टिविटीज जो वर्कर्स की होती है उसको। तो तीनों लेवल पे हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। अंदर डिटेल में मत जाना, बस ये समझ लेना कि सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमको कोऑर्डिनेशन चाहिए एंड ये हर लेवल पे चाहिए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे। और वो लास्ट बोल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। लोग अपने तरीके से काम लग जाएंगे, लोग अपने ईगो में काम करने लग जाएंगे, सब अपनी अपनी एक्टिविटीज अलग अलग तरीके से परफॉर्म करने लग जाएंगे। कोई बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के कभी गोल्स अचीव हो ही नहीं पाएंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि इसके बिना सर्वाइव हम
नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं सबसे एसेंशियल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, राइट। अब हमारे पास बचता है कि भैया फीचर्स क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन के, कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिक्स ही है। सबसे पहला है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। देखो कोऑर्डिनेशन ना हमेशा हमें ग्रुप ऑफ पीपल में चाहिए। अकेले बंदे को कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है, उसको किससे तालमेल मिलाना है। तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत तभी पड़ती है जब बहुत सारे ग्रुप एफर्ट्स लग रहे हो, तभी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, ये बोलना चाहता है। नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली वन पर्सन इज वर्किंग। अकेले बंदे को कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं होती है। ओनली रिक्वायर्ड व्हेन डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर वर्किंग। जब अलग अलग इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे होते हैं तभी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड बोल रहा है एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, यानी ये एंश्योर करता है कि देखो ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, सबका अलग अलग एक्टिविटीज होती है, सबके अलग अलग पर्पसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। तो उसको कोऑर्डिनेट करके कॉमन डायरेक्शन में लाने का काम कौन करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। तो यही बोलना चाह रहा है, एंश्योर्स कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। सबके एफर्ट्स को एक जगह पे कोऑर्डिनेट करना है कॉमन गोल की तरफ को, वो काम होता है कोऑर्डिनेशन का। कॉन्फ्लिक्टिंग एरर्स या एफर्ट्स मे कॉज डैमेज टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली बात है, अगर लोग अलग अलग डायरेक्शन में काम करने लगेंगे, कोई भी कोऑर्डिनेशन बीच में नहीं रहेगा, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच जाएगा। थर्ड बोल रहा है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखो कॉन्टिन्यूअस का मैंने आपको मतलब बताया था, दो चीजें छाप के आनी है। पहला नेवर एंडिंग है और चलता ही रहता है। ऑब्वियस सी बात है यार, एक मैनेजर को हमेशा कोऑर्डिनेशन करते ही रहना पड़ता है, वरना ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आपको कोई गोल अचीव परफॉर्म करना है, आपको अपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करने हैं, उसके बीच में आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए ही एट एनी कॉस्ट, वरना ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो यही बोल रहा है, मैनेजर्स हैज टू कॉन्टिन्यूअसली कोऑर्डिनेट डिफरेंट एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपर्ली। हमेशा उसको कोऑर्डिनेशन लगाते रहना पड़ेगा, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएगी और सर्वाइव कर पाएगी। इसलिए हमें कॉन्टिन्यूअसली कोऑर्डिनेशन फंक्शन को लगाना पड़ता है, राइट। इतना ही लिखना है जितना लिखा है इसके अंदर। उसके बाद बोलता है परवेजिव। परवेजिव का मैंने बताया था, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन पे और हर लेवल पे, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे वो छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, राइट। उसके बाद बोल रहा है, यहां पे लिखा है यूजेस डिग्री में वेरी, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा ही कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, ज्यादा ही तालमेल बिठाना पड़ता है, चीजों को लेके चलना पड़ता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में उस हिसाब से कम चाहिए होता है कोऑर्डिनेशन। तो यही बोल रहा है परवेजिव के अंदर। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, यानी जो कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन होता है वो सारे मैनेजर्स को परफॉर्म करना होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर को ही कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, जितने मेन लेवल पे मैनेजर्स काम कर रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी बताया यहाँ पे कि सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स को ये फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। सो बोल रहा है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशंस। पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, सब मैनेजर्स को ये लेवल पे करना पड़ेगा। एवरी मैनेजर ट्राइज टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट, यानी हर मैनेजर ट्राई करता है कि उसके डिपार्टमेंट की जितनी एक्टिविटीज है वो साथ में चले, कोऑर्डिनेट होकर चले या फिर इंटीग्रेट होकर चले। उसके बाद लास्ट जो फीचर है वो बोल रहा है वो है डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन मतलब कि कोऑर्डिनेशन को हम किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते हैं, वो इंटरनली ही जनरेट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि एक डेलिब्रेट फंक्शन है, ये इंटरनली जनरेट होता है एंड हम किसी के ऊपर इसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। फिर बोल रहा है बिकॉज कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड केओस एंड हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली बात है इंटरनली जनरेट होता है क्योंकि इसके बेनिफिट्स ही इतने सारे हैं कि भैया कंफ्यूजन नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में, सारी चीजें अकॉर्डिंग टू गोल्स होती है एंड हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होता है। तो बात ये निकल के आती है कि भैया ये इंटरनली जनरेट होता है। तो ये हमने पढ़े फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो यहां पे मैं अपनी आंसर शीट में मैं दिखाना भी चाहता हूं कि सीधा सीधा क्वेश्चन आ रखा है, पूछा है कोऑर्डिनेशन क्या होता है और उसके 4 फीचर्स में से पूछ रखे हैं। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 6 नंबर। सीधा सीधा मेरे को क्वेश्चन दे गया और सेम चीज मैंने वही लिखी है। देखो डेलिब्रेट फंक्शन में क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन मींस इट कैन नॉट बी फोर्स्ड। तो वही चीज मैंने लिखी है और इसी में मेरे को नंबर मिले हैं सेम टू सेम, जो मैंने यहां पे लिखा है वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, राइट। तो ये हमने डिस्कस करे अपने फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। लास्ट टॉपिक जो हमारे पूरे चैप्टर का है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, या क्यों जरूरी होता है कोऑर्डिनेशन एक ऑर्गेनाइजेशन पे। बेसिक सा पॉइंट्स है। सबसे पहला है ग्रोथ इन साइज। देखो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है ना, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि भैया ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो भी इंक्रीज होंगे। अब लोग इंक्रीज हो रहे हैं तो उनके अलग अलग नीड्स है, उनको कोऑर्डिनेट करना भी तो जरूरी है, वरना हर बंदा अपनी डायरेक्शन में काम करने लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है उस हिसाब से एम्प्लॉयज भी बढ़ते हैं जिनकी नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं, तो उस वजह से कोऑर्डिनेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है सबको इंटीग्रेट करने के लिए।
सेकंड बोल रहा है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। देखो हमें पता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डिपार्टमेंट सोच लेता है कि भाई हम ही है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब कभी कभी क्या होता है ना कि डिपार्टमेंट सोचने लग जाते हैं कि हम ही एकमात्र डिपार्टमेंट है, हम ही जैसा चाहते हैं वैसे ऑर्गेनाइजेशन चले। बट ये अप्रोच गलत है क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभी कुछ जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो ये सोचने लग जाते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ हम ही है इस ऑर्गेनाइजेशन पे, हमारे अलावा कोई नहीं है। वो आइसोलेशन में काम करना चालू कर देते हैं। बट ये अप्रोच गलत है। क्यों? क्योंकि भैया वो एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उनकी सबको एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो कौन इंश्योर करता है? वो इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन। तो यही बोल रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और अगर हर डिपार्टमेंट आइसोलेशन में काम करने लग गया तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज बहुत ज्यादा पहुंचा सकता है। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी एक्टिविटीज को साथ में लाना। और वो काम कौन करता है? वो काम करता है कोऑर्डिनेशन, सबको साथ में लाना। लास्ट हमारा जो इंपॉर्टेंस है वो है स्पेशलाइजेशन। अब देखो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे अलग अलग स्पेशलिस्ट भी काम कर रहे होंगे अपने अपने डोमेन पे। अब इस वजह से क्या होता है, सेम चीज यहां पे भी राइज होती है कि कभी कभी स्पेशलिस्ट सोचने लगते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ वही क्वालिफाइड पर्सन है इस ऑर्गेनाइजेशन पे और वो बाकी सारों को इग्नोर करने लग जाते हैं और उनको ईगो आ जाता है कि भाई हम ही है इस ऑर्गेनाइजेशन पे। बट ये फिर अप्रोच गलत है। क्यों? क्योंकि भैया जितने भी स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द डे उस ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है। एंड अब उनके बीच में जो एक्टिविटीज जो वो एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। जो कौन इंश्योर करता है? कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है। क्या बोल रहा है? इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर डिफरेंट स्पेशलिस्ट वर्किंग, अलग अलग स्पेशलिस्ट वर्क कर रहे होते हैं। दे मे फील दैट दे आर ओनली क्वालिफाइड एंड मे डेवलप ईगो। कभी कभी उनको लगता है कि भाई वही सिर्फ क्वालिफाइड है और उनके अंदर ईगो आ जाता है। हेंस इंपॉर्टेंट है उनकी एफर्ट्स को साथ में लाना और वो काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन करता है। तो ये तीन बेसिक्स हमने पढ़े, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। हिंदी में पहले समझो, उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दो। नोट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक है। तो ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है A to Z। तो मैंने यही ट्राई करा था यार, इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करें सो दैट आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। अब नेक्स्ट वीडियो लाता हूं चैप्टर 2 की, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट। डॉक्टर बनना है, LLB की पढ़ाई कर लो, उसकी बुक्स पढ़ लो। अबे डॉक्टर के लिए LLB थोड़ी करते हैं क्या? लोअर लेवल इज ऑल्सो नोन एज लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तालमेल चला के बैठना है। तो ऐसा लग रहा है अबे बेटे, अबे मार क्यों रहा है भाई? ये देखिए, ये गलत हो गया भाई सीन, ये तो गलत हो गया। ये आशीष सर देखेंगे, कहेंगे सर ये हम आपका तो सोचने का दे रहा, तो कंगी फेंक के मार दे रहा है। तीर्थ क्या हो गया तेरे सेंस ऑफ ह्यूमर को भाई? कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला। मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया।